Good morning, class 10. Now we are going to start from where we have finished yesterday. Today's topic is the making of Germany and Italy as nation states. अर्थात जर्मनी और इटली का कैसे राष्ट्रीय राज्य के रूप में निर्माण हुआ उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. After 1848, nationalism drifted away its association with democracy and revolution. 1848 के बाद लोकतंत्र और क्रांति के साथ, डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन के साथ नेशनलिज्म क्या हो गया, राष्ट्रीयता क्या हो गया, संघ से दूर हो गया, एसोसिएशन से वो दूर हो गया. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वेयर मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव्स फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड द अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. अब यहां पे क्या हो गया, राष्ट्रीयता की भावना जो है रूढ़िवादियों के द्वारा राज्य की शक्तियों को बढ़ाने के लिए और साथ में यूरोप में अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाने लगा. दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली बिकेम यूनिफाइड स्टेट्स. इस प्रक्रिया में जर्मनी और इटली जो है एकीकृत राज्य में कन्वर्ट हो गए, एकीकृत राज्य जो है बन गए, उनका यूनिफिकेशन हो गया. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. जर्मनी का कैसे एकीकरण हुआ. विलियम फर्स्ट बिकेम द रूलर ऑफ प्रूसिया इन 1861. 1861 में विलियम फर्स्ट जो है वो प्रूसिया का जो है शासक बना. ही वॉज डीपली कंजर्वेटिव एंड रिगार्डेड किंगशिप एज ए डिवाइन ड्यूटी. वह जो है पूरी तरह रूढ़िवादी था, पुरानी परंपरा को मानने वाला था और उसका मानना था कि राजा जो है, राजा का कर्तव्य जो है दैवीय कर्तव्य है. राजा जो कह दिया वही जो है कानून बन गया. He also believed in the national mission of Prussia to unify the German states. उसके अलावे उसे जर्मन राज्यों को एकजुट करने में भी विश्वास था कि प्रूसिया जो है सो सभी जर्मन राज्यों को एक कर सकता है. This can also be observed in the process by which nationalist feelings became widespread among middle-class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation-state governed by an elected parliament. हम लोग इस प्रोसेस को इस रूप में भी देख सकते हैं कि जब राष्ट्रीयवादी भावनाएं जो है मध्यम वर्गीय जर्मनी के निवासियों के बीच में फैली हुई थी और उन लोगों ने भी एक जर्मन को एक राष्ट्र के रूप में जो है एकजुट करने का प्रयास किया था अपने इलेक्टेड पार्लियामेंट के जरिए. द लिबरल इनिशिएटिव वाज सप्रेस्ड बाय द combined force of monarchy, army and landed aristocracy who were known as junkers of Prussia. ये उदारवादी प्रयास को क्या किया गया था, राजशाही सेना और जो जमींदार वर्ग के लोग थे उनकी सेनाओं के द्वारा दबा दिया गया था, जो उस समय जो है प्रूसिया के सैनिक के रूप में जाने जाते थे. देन प्रूसिया टुक अप द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. और उसके बाद प्रूसिया ने क्या किया, इस राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व खुद ही करने का निर्णय लिया. बिस्मार्क रोल इन यूनिफिकेशन. बिस्मार्क का जो है एकीकरण में क्या भूमिका थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. विलियम फर्स्ट अपॉइंटेड बिस्मार्क एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया. जो जर्मनी तो उस समय नहीं कहे, ये प्रूसिया का जो राजा विलियम फर्स्ट था उसने क्या किया, बिस्मार्क को जो है अपना मुख्यमंत्री और
विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया। प्रूसिया का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बनाया। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट स्टेट्समैन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वह आधुनिक दुनिया के कुशल राजनेताओं में से एक था। ही इनलार्ज, री-इक्विप्ड एंड रीऑर्गेनाइज द प्रूसियन आर्मी। उसने क्या किया? प्रूसियन आर्मी को जो है बड़ा किया, इनलार्ज किया, उसको पुनर्गठित किया, फिर से उसको जो है ऑर्गेनाइज किया और उसको जो है सही अस्त्र शस्त्र से इक्विप्ड किया, उसको सुसज्जित किया। He realized that Austria was the main enemy of German unification and should be expelled from the Confederation. उसने यह महसूस किया कि ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मन के एकीकरण का मुख्य जो है शत्रु है, दुश्मन है, और उसे संघ से जो है कॉन्फेडरेशन से बाहर निकाला जाना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके यूनिफिकेशन में क्या क्या जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले वार विथ डेनमार्क, डेनमार्क के साथ युद्ध। टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव of expelling Austria, he picked up a quarrel with Denmark about the old question of control over the two duchies of Schleswig and Holstein. अब अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसका लक्ष्य क्या था? ऑस्ट्रिया को जो है इस कॉन्फेडरेशन से बाहर निकालना। उसने क्या किया? डेनमार्क के साथ युद्ध शुरू कर दिया। डेनमार्क के साथ युद्ध करने के लिए उसने क्या मुद्दा बनाया? तो पुराने जो उसके मुद्दे थे वो थे स्लेस्विग और होल्स्टीन नाम के दो डचेस राज्यों थे, उस पर कंट्रोल करने का। द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया डिफीटेड डेनमार्क इन 1864। प्रूसिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को 1864 में हरा दिया। प्रूसिया टुक सेसिलबर्ग एंड ऑस्ट्रिया टुक होल्स्टीन टू एडमिनिस्टर। अब प्रूसिया ने क्या किया? सेसिलबर्ग को अपने अधीन में कर लिया और ऑस्ट्रिया को जो है होल्स्टीन जो है शासन करने के लिए दे दिया। अब यहां पे तो हम लोग देखें कि ये लोग दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया को तो पहले उसको संघ से निष्कासित करना है, तो उसके लिए उसने क्या चाल चला? सबसे पहले डेनमार्क के साथ युद्ध किया और वो भी ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के। ऑस्ट्रिया के दो राज्य थे, उसमें से एक राज्य को अपने पास रख लिया, सेसिलविक को, और ऑस्ट्रिया को दे दिया होल्स्टीन। अब ऑस्ट्रिया के मामले को कैसे हैंडल करता है वो हम लोग देखते हैं। सेसिलविग होल्स्टीन क्वेश्चन वाज ए फर्स्ट ए प्रिटेक्स्ट टू पिक अप ए क्वारल विथ ऑस्ट्रेलिया। सेसिलविग और होल्स्टीन का सवाल जो है पहले ऑस्ट्रिया के साथ झगड़ा उठाने का बहाना था। ऑस्ट्रिया इन 1866 with Austria. In 1866, Bismarck created environment in which Austria declared the Austro-Prussian War. 1866 में बिस्मार्क ने ऐसा माहौल बना दिया कि ऑस्ट्रिया को जो है पर्सिया के साथ जो है युद्ध करने की घोषणा करनी पड़ गई थी। ए डिसिसिव विक्ट्री अलाउड प्रूसिया टू एनेक्स सम टेरिटरीज एंड अलाउड बिस्मार्क टू exclude long time rival Austria from the now defunct German Confederation when forming the National German Confederation with the states that had supported Prussia. ये ऑस्ट्रिया के ऊपर निर्णायक जितने प्रूसिया को क्या किया कि ऑस्ट्रिया के कुछ प्रदेशों को खत्म करने की अनुमति दे दी और बिस्मार्क को जो है उत्तर जर्मन परिसंघ को गठन करने का जो है के रास्ते में जो एक लंबे समय से उसका प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रिया जो था उसको यहां से बाहर निकालने में वो सफल हो गया, जिसमें अन्य राज्यों ने भी उसका समर्थन किया। This war also resulted in the end of Austrian dominance of the German state. और इस युद्ध के साथ जो है जर्मन राज्यों पर ऑस्ट्रिया का जो प्रभुत्व था वो भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है द जर्मन स्टेट्स। बैडेन, वुटर्मबर्ग, बावेरिया रिमेन इंडिपेंडेंट बट मेड मिलिट्री अलायंस विथ प्रूसिया। कुछ जर्मन राज्य थे जैसे बैडेन, वुटरमर्ग, बावेरिया, ये अभी भी स्वतंत्र थे, लेकिन इन्होंने प्रूसिया के साथ जो है सैन्य गठबंधन किया हुआ था।
Bismarck had overcome Austria's resistance to the idea of unified Germany through military victory, but it decreased the sense of German nationalism. बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के ये जो जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया के प्रतिरोध की समस्या को तो उसने तो खत्म कर दिया था, और सैन्य जीत के माध्यम से जो है बिस्मार्क ने कोशिश किया जर्मनी को एक करने का, लेकिन यह जर्मन राष्ट्रवाद की भावना को जो है कम कर रहा था. टू कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को बिस्मार्क न्यू that he needed to overcome the opposition of Napoleon III and Second French Empire established after 1848. जर्मनी के एकीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिस्मार्क को पता था कि उसे नेपोलियन थर्ड और दूसरे फ्रांसीसी साम्राज्य 1848 के बाद स्थापित किए गए थे, उनके विरोध को दूर करना होगा. He accomplished both these goals through the Franco-Prussian War. और उसने इस लक्ष्य को फ्रैंको-प्रशियन वार के जरिए जो है सो पूरा कर लिया. बिस्मार्क मेड प्रिपरेशन फॉर डिफेंस ऑफ फ्रांस एंड द फाइनल इनकॉर्पोरेशन ऑफ द जर्मन स्टेट. बिस्मार्क ने फ्रांस की अवहेलना और जर्मन राज्यों के अंतिम समावेश की तैयारी कर ली. जर्मन्स डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी एंड कैप्चर्ड द फ्रेंच इंपेरर. जर्मनियों ने क्या किया, फ्रांस की आर्मी को पराजित कर दिया और फ्रांस के सम्राट को अपने कब्जे में कर लिया. द नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन फॉर्म द जर्मन इंपायर इन 1871. अब क्या हुआ, उत्तरी जर्मन नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन ने 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना की, जर्मन इंपायर की स्थापना की. जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871. द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन इंपायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सेलिज एग्जैक्टली 170 years आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ द किंगडम ऑफ प्रूसिया. प्रूसिया की स्थापना के ठीक 170 साल बाद वारसाई के महल के हॉल ऑफ मिरर्स में ये एक दावा किया गया. द जर्मन प्रिंसेज एंड सीनियर मिलिट्री कमांडर्स प्रोक्लेम्ड विलियम वन एज द इंपेरर इन द हॉल ऑफ मिरर. इसमें क्या दावा किया गया, इसमें जर्मन राजकुमारों और वरिष्ठ सैनिक कमांडरों की उपस्थिति में हॉल ऑफ मिरर में विलियम फर्स्ट को जो है सम्राट घोषित किया गया. द फ्रैंको पर्शियन वार has affirmed Bismarck and Prussia as the leaders of a unified German state. फ्रैंको पर्शिया युद्ध ने बिस्मार्क और प्रूसिया को एक एकीकृत जर्मन राज्य के नेता के रूप में पुष्टि कर दिया. बिस्मार्क वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी. एकीकृत जर्मनी का पहला चांसलर जो है बिस्मार्क बना. ही लेड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जर्मनी फ्रॉम ए लूज कॉन्फेडरेशन टू ए फेडरल नेशनल स्टेट. उसके बाद उसने जर्मनी को एक ढीले परिसंघ से बदल करके एक संघीय राष्ट्र राज्य में बदलने का काम किया. तो ये हम लोग देखें कि किस तरह से जर्मनी जो है का यूनिफिकेशन हुआ. अब हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इटली का यूनिफिकेशन, इटली का एकीकरण कैसे हुआ. ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th century, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स. 19वीं शताब्दी के मध्य काल के दौरान इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था, और ये थे दिस वेयर सार्डिनिया एंड प्यूडमेंट रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस. सबसे पहला था सार्डिनिया और पिडमोंट. ये जो है इटालवी राज्य घराने के द्वारा इसका जो है शासन होता था.
दूसरा था लोम्बार्डी एंड वेनेटिया वेयर अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। लोम्बार्डी और वेनेटिया पे जो है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का शासन था। हैब्सबर्ग के बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को पिछले क्लास में। हैब्सबर्ग जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी के कॉमन, जो आज ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम से जो स्टेट बने हैं उन्हीं का जो है कॉमन नाम था। तो उनका शासन इसके अंदर में था। सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। बीच में उसका सेंटर जो था वो जो है पोप के द्वारा उसका शासन था। अभी भी आपको मालूम होगा कि रोम के जो बीचों बीच, इटली की जो राजधानी रोम है उसके बीचों बीच में क्या है, वेटिकन सिटी है, जहां पे रोम इसका जो है पोप का शासन चलता है। The southern region of Naples and Sicily were under the domination of Bourbon kings of Spain. नेपल्स और के जो दक्षिणी हिस्से और सिसिली पे जो है स्पेन के बॉर्बन किंग का जो है, बॉर्बन राजा का आधिपत्य था। द स्टेट्स ऑफ परमा, मोडेना, टुसेंसी उसके अलावे जो है परमा, मोडेना और टुसेंसी राज्य भी थे। इसके बारे में जो है सो नहीं बताया गया है कि यहाँ पे कि किसका शासन था इस पर। इटली वाज दस फ्रेगमेंटेड। इस तरह से हम लोग देख क्या है कि इटली जो है विखंडित था, वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट कॉल्ड इटली ए जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन मीनिंग देयर बाय दैट इटली वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स रूल्स बाय सेवरल रूलर्स। नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन कहा था, जिसका अर्थ है इटली जो है अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग राज्यों में बांट करके उसका शासन हो रहा था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड मेनी लोकल एंड रीजनल वेरिएंट्स। यहां तक कि इटली की जो भाषा, जो इटालियन भाषा थी, उसका भी एक कॉमन रूप नहीं था, बल्कि वह अलग अलग लोकल भाषाओं में, अलग अलग जो है बोलियों में वो बोली जाती थी। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल हम लोग हिंदी को ही भी ले लेते हो, हिंदी भी अगर हम लोग देखें तो कहीं मैथिली रूप में है, कहीं भोजपुरी के रूप में, कहीं पर जो है मगही के रूप में बोली जाती है। उसी तरह से इटालवी भाषा भी जो है पूरा का पूरा जो पूरे देश में एक रूप में नहीं था, वो अलग अलग बोलियों में वहां पे बोला जा रहा था। द अचीवमेंट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन वॉज लार्जली द वर्क ऑफ इट्स पेट्रियोट्स Giuseppe Mazzini and Giuseppe Garibaldi and statesmen and political career। जो इटली का एकीकरण करने का जो लक्ष्य जो है वो बहुत सारे देशभक्तों, खास करके जो है आपका जो है Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi और वहां के प्रमुख नेताओं और राजनीतिक समझौतों का परिणाम था। केवर के बारे में आपको नीचे में बताया गया, देखिएगा 1 नंबर देकर के नीचे में बताया गया। केवर क्या है? एक एग्रीमेंट है जो फ्रांस जो है किया था। इसी की सहायता से जो है सो क्या किया गया है कि इटली का यूनिफिकेशन हो पाया। तो अगले क्लास में हम लोग रोल ऑफ मेजिनी जो है, मेजिनी की जो है इटली की एकीकरण में क्या भूमिका थी उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड।